डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 1 मार्क एक नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो या अदर, तो उनकी स्टडी हम करेंगे। देखिए, हमारे सामने है पहला क्वेश्चन। एक्वा रेजिया कंसनट्रेट HNO3 प्लस कंसनट्रेट HCl, इसमें 1 पार्ट कंसनट्रेट HNO3 होता है और 3 पार्ट इसमें कंसनट्रेटेड HCl होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं हिंदी में अम्लराज। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, एक्वा रेजिया अम्लराज, जिसमें 1 पार्ट कंसनट्रेटेड HNO3 एंड 3 पार्ट कंसनट्रेटेड HCl होता है। ठीक, आगे मार्शल एसिड, मार्शल अम्ल का जो फार्मूला होता है H2S2O8। केरोज एसिड, केरो अम्ल का जो फार्मूला होता है वो H2SO5। आगे ओलियम कंसनट्रेट H2SO4 एंड SO3 गैस, कंसनट्रेट H2SO4 सांद्र H2SO4 में SO3 गैस डिजोल्व होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओलियम। ठीक, आगे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम पायरेन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसका यूज़ हम करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने के लिए। ठीक है, और ड्राई क्लीनिंग के लिए भी हम CCl4 का यूज़ करते हैं। आगे हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग अभिकर्मक C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। इसका फार्मूला है C6H5SO2Cl। इसका यूज़ जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में डिफरेंस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन, इसको हम ऑयल ऑफ मिर्बेन, मिर्बेन का तेल भी कहते हैं। आगे H2SO4, इसको हम ऑयल ऑफ विट्रोल, ऑयल ऑफ विट्रोल कसीस का तेल कहते हैं। आगे एमेटॉल, ये एक एक्सप्लोजिव है। एमेटॉल एक ये विस्फोटक है जो कि TNT एंड अमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है, यानी इन दोनों के मिक्सचर से एमेटॉल का फॉर्मेशन होता है जो कि एक्सप्लोजिव होता है। आगे देखिए डायनामाइट, जिसको अल्फ्रेड नोबल ने बनाया था नाइट्रोग्लिसरीन से, तो वो यही है डायनामाइट। तो डायनामाइट और यहाँ पर हो जाएगा ये RDX, ये RDX, TNT, TNB, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोग्लिसरीन, एमेटॉल, ये सभी के सभी क्या होते हैं? एक्सप्लोजिव होते हैं। एक बार फिर से देखिए, डायनामाइट, RDX, TNT, TNB, नाइट्रोग्लिसरीन, एमेटॉल आर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। ये सभी के सभी क्या होते हैं? विस्फोटक पदार्थ होते हैं। आगे द प्रोडक्ट ऑफ मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन इज अल्काइल आइसोसाइनेट, साइनेट याद रखिएगा, इसको अल्काइल आइसोसाइनेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, RNCS, RNCS। एक बार फिर से देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन इज अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। Once more, the product of mustard oil reaction is alkyl isothiocyanate। ठीक है, अल्काइल, ठीक है, आइसोथायोसाइनेट। तो ये हो गया फार्मूला। ठीक, हिंदी में सुने, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है उसमें RNCS ये होता है, जिसका नाम क्या है? अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, जिसमें सरसों के तेल के समान क्या होती है? गंध होती है, यानी मस्टर्ड ऑयल जैसी क्या होती है? इसमें स्मेल होती है। ठीक, आगे नेक्स्ट देखिए डियर, CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखिएगा इसका नाम, मिथाइल आइसोसाइनेट है ये, साइनेट, साइनाइड मत बोल देना, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, इसको शॉर्ट में MIC भी बोलते हैं। गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजिडी इन 1984। 2 दिसंबर की हाफ नाइट को 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजिडी, भोपाल गैस कांड जो हुआ था, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से हजारों लोग डेड हो गए थे, और आज भी कुछ लोग इसके जो है शिकार हैं, हैंडीकैप हो गए। ठीक है, और हमेशा के लिए उनकी लाइफ जो है स्पॉइल हो गई। ठीक, तो ये वही गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। नेक्स्ट एनिलीन इज प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। एनिलीन को हम
भाप आसवन से शुद्ध करते हैं। ठीक है, आगे C6H5CHO, इसको हम बिटर आलमंड ऑयल, यह है बेंजल्डिहाइड, इसको हम बिटर आलमंड ऑयल यानी कि कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं। आगे लाफिंग गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड होती है, हास्य गैस N2O होती है। आगे ये देखिए AGBR शोज शॉर्टकी एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। ये AGBR एक ऐसा एग्जाम्पल है जो शॉर्टकी के साथ साथ फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। आगे मिथाइल सैलिसिलेट, ये है इसका फार्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ये लिखा है यहाँ पर मिथाइल सैलिसिलेट, ये इसका फार्मूला है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, जिसका यूज़ हम करते हैं एनाल्जेसिक के लिए यानी दर्द निवारक औषधि के लिए। नोबल जेल, नाइस जेल, ये जितने भी जेल आते हैं जो पेन किलर होते हैं, दर्द निवारक होते हैं, उसमें ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन को मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे लुकास रिएजेंट यानी लुकास अभिकर्मक, ये कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर होता है। ये सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण होता है। फिनॉल इज आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, फिनॉल को हम कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। आगे द फार्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज, इकाई कोशिका या इकाई कोशिका के घनत्व के लिए सूत्र ये होता है रो इक्वल टू Z इंटू M A3N0। ये है डियर क्या फार्मूला। ठीक है, ये क्या है डियर, ये फार्मूला है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। ब्रेग इक्वेशन इज n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये ब्रेग समीकरण का सूत्र डियर, याद रखिएगा n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। आगे रेफ्रिजरेंट शीतलक के रूप में हम लिक्विड NH3, द्रव अमोनिया, सॉलिड CO2, ठोस CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनका यूज़ हम करते हैं। इस पर तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, यूरोपियन कंट्री पे इस पर बैन लग चुका है। अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं लिक्विड NH3 एंड सॉलिड CO2, इसका यूज़ करते हैं। सॉलिड CO2 में सब्लिमेशन प्रोसेस होता है यानी उर्ध्वपातन प्रोसेस होता है, उर्ध्वपातन प्रक्रम होता है। ठीक है, ठीक है, ये याद रखने की ज़रूरत है। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन जो है ये अल्फा एमिनो एसिड का क्या होता है, बहुलक होता है, यानी कि प्रोटीन जो है अल्फा एमिनो एसिड का क्या है, पॉलीमर है। नेक्स्ट, सेकेंडरी अमाइन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय लीबरमैन टेस्ट। सेकेंडरी अमाइन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट और लीबरमैन टेस्ट, एक ही बात है। हम द्वितीयक एमीन को लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण या लीबरमैन परीक्षण के द्वारा क्या करते हैं, पहचान करते हैं। आगे आर्हीनेस समीकरण यानी आर्हीनेस इक्वेशन जो है ये K इक्वल टू A.E की पावर में है -E/RT। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे एड्जॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। जो एड्जॉर्प्शन होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि हर एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। हिंदी में अधिशोषण प्रक्रम एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। आगे हार्डी-शुल्ज लॉ इज रिलेटेड विथ कोगुलेशन। हार्डी-शुल्ज नियम ये स्कंदन से संबंधित होता है। आप जानते हैं हार्डी-शुल्ज लॉ के बारे में। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में एक्टिव आयन की जितनी ज़्यादा वैलेंसी होती है उसकी कोगुलेटिंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, ये क्या हार्डी-शुल्ज लॉ आप जानते हैं। यानी कि आप क्या जानते हैं कि देखिए हार्डी-शुल्ज नियम के अनुसार किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ में सक्रिय आयन की जितनी ज़्यादा संयोजकता होती है उसमें स्कंदन करने की शक्ति, उसमें अवक्षेपण करने की शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ये वही है हार्डी-शुल्ज लॉ। आगे देखिए ब्लड इज अ नेगेटिवली चार्ज कोलाइड। याद रखने की जरूरत है आपको, ब्लड इज अ नेगेटिवली चार्ज कोलाइड। जो रक्त होता है वो ऋणावेशित कोलाइड होता है। ठीक है, आगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। आपको पता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही हमको टिंडल इफेक्ट नजर आता है। हिंदी में प्रकाश को बिखेरने के कारण ही क्या, फिर से सुनो, कोलाइडल पार्टिकल
द्वारा प्रकाश को बिखेरने के कारण टिंडल प्रभाव होता है। कोलाइडल पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं, इसीलिए टिंडल इफेक्ट हमें नज़र आता है। ठीक है, ये बात आपको पता है, आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में, ठीक है, जहाँ से लाइट आ रही होती है ना, आप उस तरफ ध्यान से देखेंगे तो आपको टिंडल इफेक्ट नज़र आएगा। या फिर आपने देखा होगा कि एक अंधेरे कमरे में कहीं से जब लाइट आती है तो वहाँ पर पार्टिकल मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट। ठीक डियर स्टूडेंट्स, यस, आगे देखिए, कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेशन इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज पेप्टाइजेशन। फिर से सुनिए, कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेशन इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज पेप्टाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है कि प्रेसिपिटेटेड, फिर से देखिए, इसमें प्रेसिपिटेट को हम कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेप्टाइजेशन। और अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन को पेप्टाइजेशन में यानी कि प्रेसिपिटेट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कहेंगे क्या, कोगुलेशन। एक बार फिर से देखिए, थंबल प्रॉब्लम की वजह से फिर से देखिए, लिसन टू मी वंस अगेन, कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि प्रेसिपिटेट को अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन। हिंदी में सुने, अवक्षेप को अगर हम कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेप्टीकरण। और अगर उल्टा इसका आपको पता है कि किसी भी कोलाइडी विलयन को अगर हम अवक्षेपित करेंगे तो इसको हम बोलेंगे स्कंदन, यानी कि किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में जब हम सफिशिएंट क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट को मिलाएंगे तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन और फ्लक्कुलेशन। ठीक डियर स्टूडेंट्स, यानी कि हिंदी में स्कंदन। आगे देखिए डियर, मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ हीलियम। ये जो मोनाजाइट है ये सोर्स ऑफ हीलियम है। ठीक है, एक बार फिर सुनिए, मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ हीलियम, यानी कि मोनाजाइट से हमको हीलियम ऑब्टेन होता है। ठीक है, ठीक है डियर, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप। 15 ग्रुप को डियर बोलते हैं हम निकोजन। ठीक है ना, यस। 16 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कैल्कोजन, 17 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हेलोजन, और 18 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एरोजन्स। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, 15 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, निकोजन, क्योंकि ये निकोजन वर्ड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है सफोकेशन। ये 15 ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं ये सफोकेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी दम घोट देते हैं। ठीक है, अगर आप याद रखिए कि एयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका डियर, नाइट्रोजन का, आप जानते हैं, और उसमें ऑक्सीजन का भी परसेंटेज होता है, ये भी आप जानते हैं। तो डियर याद रखिए कि अगर उस एयर में से मैं ऑक्सीजन निकाल लूँ तो हम सब डेड हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और नाइट्रोजन क्या करता है, मैंने बताया ना, निकोजन इसको बोलते हैं पूरी फैमिली को, और ये क्या करता है, सफोकेशन प्रोड्यूस करता है, दम घोट देता है। तो ऑक्सीजन हमको क्या करता है, बचा के रखता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो गैसेस होती हैं ये ज़्यादा सफोकेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। ठीक है, अगर किसी ह्यूमन बीइंग को हम एक ऐसे चेंबर में बंद कर दें जिसमें नाइट्रोजन गैस हो तो जानते हैं उसकी डेथ हो जाएगी, यानी वो व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है, आगे 16 ग्रुप को हम कैल्कोजन बोलते हैं। कैल्कोजन मीन्स आपको पता है और प्रोड्यूसर। 16 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ये और प्रोड्यूस करते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं 16 ग्रुप के जो तत्व होते हैं ये अयस्क का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 17 ग्रुप एलिमेंट को हम हेलोजन बोलते हैं। आपको पता है हेलोजन यानी कि सॉल्ट प्रोड्यूसर। जो 17 वर्ग के जो तत्व होते हैं ये लवण का उत्पादन करते हैं, इसलिए इनको हम हेलोजन बोलते हैं। और 18 ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं इनको हम एरोजन्स बोलते हैं। एरोजन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि डियर जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं ये सारी की सारी एयर में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जितनी भी अक्रिय गैसें होती हैं सारी सारी कहाँ उपस्थित होती हैं, वायु में। आपने पढ़ा होगा डेबार चारकोल मेथड। तो डेबार चारकोल मेथड में हम क्या करते हैं, एयर से जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं उन सबको क्या करते हैं, 1 बाय 1 सेपरेट करते हैं। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, एयर से। इसका मतलब क्या निकला कि नोबल गैसेस कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वायु में, यानी एयर में, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एरोजेंस। और बाकी के नाम तो आप जानती हैं डियर, नोबल गैस एंड इनर्ट गैस। ठीक है, नेक्स्ट नेस्लर रिएजेंट K2Hg I4 को हम लोग क्या बोलते हैं डियर, नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए CH3OH को हम लोग बोलते हैं वुड स्प्रिट। क्या बोलते हैं इसको, वुड स्प्रिट, यानी कास्ट स्प्रिट भी हिंदी में कहते हैं। आगे कोलोइडल सोल्स आर प्यूरिफाइड बाय डायलिसिस, यानी कि जो
कोलाइडी कण होते हैं या कोलाइडी विलेन होता है, उसको हम डायलिसिस के थ्रू क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। आपको पता है हमारा ब्लड भी क्या है, कोलोइडल सोल है, और उसको हम प्यूरिफाई करने के लिए क्या करते हैं, डायलिसिस का यूज़ करते हैं। और आपको पता है हमारी बॉडी में किडनी होती है, और किडनी किसका काम करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। और याद रखो, वो ह्यूमन बीइंग जिनकी किडनी खराब हो जाती हैं, तो उनको हमको क्या करना पड़ता है, डायलिसिस कराना पड़ता है। क्या करना पड़ता है डियर, डायलिसिस कराना पड़ता है, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट आप देखिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है, ये हमारे बॉडी में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड की क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करता है, ठीक है। ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है, ये हमारी बॉडी में अगर प्रेजेंट होता है या हमारी बॉडी में अगर है, तो इसका काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करना। ब्लड को क्लॉट करना मतलब रक्त का थक्का जमाना, ये इसी का काम होता है। किसका, इसका। और विटामिन के का काम भी डियर यही होता है, क्या करना है, क्लॉट करना। किसको, ब्लड को। याद रखिएगा, विटामिन के ब्लड को क्लॉट करना, विटामिन के ब्लड को क्लॉट करना, ठीक है, ये भी याद रखना है डियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन की बात करते हैं हम, तो आपको पता होगा कि डिजीज यहाँ पर है और ये डिफिशियंसी ऑफ विटामिन है। अगर विटामिन ए, तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि नेत्र रोग, अंधत्व, आदमी अंधा हो जाता है। आगे ये विटामिन B1 की वजह से बेरी ये डिजीज हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी की वजह से उसको स्कर्वी, है ना, यहाँ पर SCURVY, ये स्कर्वी डिजीज हो जाता है। आगे विटामिन डी की वजह से उसको रिकेट्स मतलब हड्डी कमजोर होना और जोड़ों में दर्द होना, ये विटामिन डी की वजह से होता है। और आगे विटामिन ई की वजह से लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन एबिलिटी, यानी कि बच्चा उत्पन्न न करने की शक्ति, है ना। यानी आदमी क्या होगा, अगर पुरुष है तो क्या हो जाएगा, और नपुंसक बन जाता है, यानी कि मैं बोल नहीं सकता, आप समझदार हैं। विटामिन ई की वजह से, अगर विटामिन ई बॉडी में नहीं है तो क्या बन जाता है, वो नपुंसक, ठीक है। यानी कि चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए इस समय हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, और डियर याद रखिएगा, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। कोलोइडल सिस्टम, ये है डिस्पर्स फेस और ये है डिस्पर्सन मीडियम। अगर हम जेल की बात करते हैं तो डियर आपको पता है, जेल ये एक ऐसा कोलोइडल सिस्टम है जिसपे डिस्पर्स फेस यहाँ पर कौन है, लिक्विड, और डिस्पर्सन मीडियम कौन है डियर, सॉलिड। याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट है ये, क्योंकि आपको पता है, ये देखिए जो कर्ड होता है वो इस तरह से होता है, ये देखिए। तो ये जो कैसिन है ये सॉलिड है, ठीक है। और इसी में क्या होता है डियर, वाटर प्रेजेंट होता है, यानी कि H2O। तब आपको समझ में आ गया, यानी सॉलिड में लिक्विड का प्रेजेंट होना, सॉलिड में लिक्विड का प्रेजेंट होना, सॉलिड में लिक्विड का प्रेजेंट होना, ठीक है। यानी कि ठोस का द्रव में उपस्थित होना। एक बार फिर से सुनिए, यहाँ पर अगर इसको क्लियर कर दूं मैं, यहाँ पर देखिए, हो सकता है यहाँ पर आपको एक बार फिर से कर दूं मैं कि देखिए ये क्या है, ये डियर सॉलिड है, और इसके अंदर जो है H2O प्रेजेंट है। तो क्या हुआ, ठोस में लिक्विड, ठोस में द्रव है, ठोस में द्रव, यानी कि इस ठोस में ये द्रव क्या होगा, उपस्थित होगा, ठीक है। यानी कि सॉलिड में ये लिक्विड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्लियर हो गया, यस। अगर हम इमल्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या रहेगा कि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही क्या रहेंगे, लिक्विड रहेंगे, दोनों ही क्या रहेंगे डियर, इसमें द्रव रहेंगे, ठीक है ना। अगर हम फोग की बात करते हैं, फोग मिस्ट यानी कि कोहरे की बात करते हैं, तो ये जो फोग है ये एरोजोल्स का एग्जाम्पल है ना। तो फोग में क्या होता है, फोग में आपने देखा होगा कि गैस के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपको पता है डिस्पर्जन मीडियम ये है ना, डिस्पर्जन मीडियम ये है। तो डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स फेज क्या होती है, प्रेजेंट होती है। देखो इस बात को पूरी तरह से अपन क्लियर कर देते हैं। ये देखिए, जैसे ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में अगर मैं यहाँ पर देखिए क्या ले लेता हूँ, इसमें गैस ले लेता हूँ, ठीक है। इस गैस में अगर मान लो यहाँ पर कोई लिक्विड प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो इसमें ये जो गैस है इसको कहेंगे हम डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि परिक्षेपण माध्यम। और ये जो लिक्विड
जो कि गैस के अंदर है इसको कहेंगे हम डिस्पर्स फेज यानी परिचित प्रवस्था। तो अब आपको क्लियर हो गया क्या कि जो फोग होता है उसमें डिस्पर्जन मीडियम गैस है और डिस्पर्स फेज कौन है, लिक्विड। इसका मतलब क्या निकला कि गैस में द्रव उपस्थित है, यानी कि गैस में लिक्विड प्रेजेंट होता है, यानी कि एयर में जो वाटर वेपर्स होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, इसलिए डियर वहाँ फोग बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू।